हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। यार देखो, जो डब्ल्यूटीओ है ना, वो तो अब आपको पता है एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एक इदारा है जो ट्रेड को रेगुलेट करता है। जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपस में कारोबार करते हैं ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है ना, इन सारे मामलात को, उनकी तिजारत को, इनके बिज़नेस को ये रेगुलेट करता है। इसका मकसद एक ही था कि यार ये जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में आज़ादाना तौर पे और एक फेयरली तरीके से कारोबार करें और कोई मसला मसाइल ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई इख्तलाफ ना हो, ठीक है, ताकि जो माशी ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ है, वो चलती रहे मुल्क में और सारे मुल्क तरक्की करते रहें और गुर्बत वगैरह का हम खात्मा करें। लेकिन डब्ल्यूटीओ सिर्फ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, ये साथ में एनवायरनमेंट की भी बात करता है। ये इदारा कहता है कि भाई कारोबार करो लेकिन साथ में इस एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखो, इसको भी नुकसान हमने नहीं पहुंचाना। अब डब्ल्यूटीओ क्या करता है, बैलेंस करता है दो चीज़ों को। एक चीज़ है ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो ट्रेड है वो बहुत लिबरल होना चाहिए, आज़ादाना होना चाहिए, कोई इसमें कोई रुकावट ना हो, नंबर वन। एंड साथ में विथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं, कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी ये वो वगैरह, दरख्त वगैरह, जंगलात वगैरह, मछलियाँ वगैरह, इन सारी चीज़ों को भी हमने महफूज रखना है, इनको इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। यानी कहता है कि ट्रेड करें, आप खुल के करें, आज़ादी से करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि तुम लोग कारोबार के चक्कर में, ट्रेड के चक्कर में एनवायरनमेंट और नेचुरल जो वसाइल है उनको नुकसान पहुँचाओ। तो दोस्तों ये तो हो गया इंट्रो। अब उसके बाद है दोस्तों कि ये GATT एंड WTO में क्या फ़र्क है? ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका ही ज़िक्र होना है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखो दोस्तों, GATT इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यानी नाम से पता चल रहा है कि ये एक एग्रीमेंट है, बिल्कुल एग्रीमेंट है। और ये 1947 को जो है ना, ये अपना साइन हुआ था। मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। इसका मकसद क्या था, क्यों दस्तखत किए थे भाई? ये जो ट्रेड चल रहा था ना, इसके अंदर जो टैरिफ लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे लगाता है, उसको रिड्यूस करना है। और साथ में जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो तिजारत में, कारोबार में जो रुकावटें हैं, उनको हमने कम करना है। यानी इन सब मुल्कों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, माहिदा किया। उन्होंने कहा कि यार आज के बाद हम कारोबार करेंगे, लेकिन इसमें जो ये टैरिफ है इसको भी कम करेंगे और जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो कम करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें कम होंगी तो तभी जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा और मुल्क सारे तरक्की करेंगे और दुनिया खुशहाल होगी। ऐसा ही है ना दोस्तों। लेकिन फिर क्या होता है, 1995 में WTO ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है और जनाब यूरुग्वाई के अंदर राउंड नेगोशिएशंस होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं। और WTO क्या करता है, GATT का जो पूरा सिस्टम था, एक तो एग्रीमेंट है लेकिन इसके साथ पूरा एक सिस्टम था, उस सारे को ये रिप्लेस करता है। अब परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास? WTO है। ठीक है, क्लियर। अब फिर वो जो एग्रीमेंट था उसका क्या हुआ है दोस्तों? वो जो एग्रीमेंट था ना, GATT, वो आज भी मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। उसका जो पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया तो वो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो जो माहिदा किया था ना मुल्कों ने बीच में कि हम आपस में कारोबार करेंगे, टैरिफ को कम करेंगे, ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बेहतर करेंगे ताकि कारोबार आसान हो, वो जो एग्रीमेंट है वो आज भी मौजूद है। बल्कि बल्कि इन्होंने क्या किया, 1994 में इसको दोबारा रिवाइज़ किया, उसको अपडेट किया, कपड़ा मार के इसको बेहतर किया। अब ये जो GATT जो एग्रीमेंट है, ये आज WTO के साथ मिलके काम करता है। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जिस एग्रीमेंट के तहत ट्रेड को रेगुलेट करती है, वो कौन सा एग्रीमेंट है? GATT। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है, ये जो GATT जो एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोविजंस दी गई हैं ना, आर्टिकल वगैरह सारा, ये आज भी अप्लाई होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसलिए आपका जो सवाल आएगा ना पेपर में, उसमें लिखा होगा कि WTO एंड GATT का जो आर्टिकल 10 है वो आपस में कैसे लिंक करते हैं, लट्रम पट्रम, तो ये ऐसे ही पूछेगा। तो अब मैंने आपको इनका ताल्लुक बता दिया, इनका जो रिलेशनशिप है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। आया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आ गया होगा आपको इनका रिलेशनशिप। ठीक है जी।
अच्छा, अब हम देखते हैं WTO एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई WTO जो है ना वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया WTO कोई इन्वायरमेंटल लॉ तो नहीं है, इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर अमल भी नहीं करता, लेकिन ये मेक श्योर करता है जो कंट्रीज़ है ना वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करें, ताकि जनाब जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी बेहतर हो ले, लेकिन इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। उसमें सबसे पहली चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई WTO जब बना था ना 1994 में मराकश में एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत WTO का जन्म हुआ था, ठीक है ना। उसका जो प्रियम्बल बना था ना, प्रियम्बल यानी आप इसे समझे इंट्रोडक्शन, उसमें इन्होंने लिखा था कि WTO का मकसद ही यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसका मतलब ये है कि तरक्की करनी है, माशी तरक्की करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी पायदार तरक्की, वो तरक्की जो हमेशा चलती रहे। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, प्रोमोट करनी है इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। देखो दोस्तों, जो कारोबार होता है ना पूरी दुनिया में, उसमें इन्वायरमेंट का बड़ा किरदार होता है। जारी बात है, आप अगर समंदर के जरिए तिजारत करते हैं, आप जारी मछली का कारोबार करते हैं, तो मछली आपने, जारी बात है, फिशिंग करनी है। आपने अगर लकड़ी का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो लकड़ी आपने इस्तेमाल करनी है। तो देखें ना, ये इन्वायरमेंट आपके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरीके से अगर आप जानवरों का कारोबार करते हैं, जानवर आप सप्लाई करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो वो जानवर के सेहतमंद होने चाहिए। अगर वो सेहतमंद नहीं है, उनके अंदर बीमारियां हैं, तो जाहिर बात है दूसरा मुल्क तो जो उसको रिसीव करेगा, जिसने मंगवाए आपसे, वहाँ तो तबाही फैल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे मुर्गी आती है, बर्ड फ्लू वगैरह ये आता रहता है। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट और ट्रेड का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक है, ये जहन में रख लें, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि WTO जब बना था तो उसका जो प्रियम्बल था, जिस एग्रीमेंट के तहत उसका जन्म हुआ था, उसकी तख्लीक हुई थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र आपको पता है ना, मैंने अच्छे से समझाया है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि मौशी तरक्की करनी है, लेकिन डेवलपमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, सॉरी, इन्वायरमेंट को नहीं नुकसान पहुंचाना। तरक्की करनी है लेकिन इन्वायरमेंट को महफूज रखना है, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर GATT आर्टिकल 10। यार ये आर्टिकल 10 जो है GATT का, ये कैसे काम करता है, ये क्या भला है? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सबसे अहम लीगल जो दस्तावेज है वो GATT है, ठीक है ना। तो GATT का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 10, जिसको आमतौर पे जनरल एक्सेप्शंस भी कहा जाता है। अब आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल 10 ये कहती है कि ये मेंबर कंट्रीज से वो रिक्वायर करता है, उनको ये कहता है कि भाई देखें, आपको इजाज़त है कि फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आप ट्रेड करें, कोई आपको रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो है ना, इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की खातिर हम जनाब फ्री ट्रेड को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, यानी जो कारोबार है उसको ज़रा थोड़ा सा खींचते हैं, उसको तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने लोगों को और इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। यानी आमतौर पे WTO का पूरा कानून क्या कहता है GATT का, कि भाई कारोबार करो, खुल के करो, खींच के करो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आर्टिकल 10 ये कहता है कि करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ पे तुम लोगों का जो कारोबार है वो रुक सकता है, उसको रोका जाएगा। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? यानी आर्टिकल 10 ऑफ GATT अलोज WTO मेंबर्स कंट्रीज टू मेक एक्सेप्शन टू द नॉर्मल ट्रेड रूल। जो नॉर्मल ट्रेड है ये उसके यानी को उसको रोकता है। यानी इट परमिट्स कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड इफ इट पर्पज इज टू प्रोटेक्ट पीपल, एनिमल, प्लांट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंट्री है वो चाहता है कि यार मेरे जो आवाम है, मेरी जो इन्वायरमेंट है, मेरे जो एनिमल्स हैं, जो मेरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको नुकसान ना हो, लेकिन कारोबार की वजह से हो रहा है और दूसरा मुल्क जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ट्रेड एक्टिविटी, जिससे आपके मुल्क की इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, एनिमल, प्लांट्स को, तो इस मुल्क को इजाज़त होती है कि अगले की जो ट्रेड है उसको वो रोके, उसको कह के भाई ये तुम ना काम करो, इससे ना मेरी इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कंट्रीज को अलो करता है आर्टिकल 10 कि आप अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इवन कि अगर आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को भी रोकना ना पड़े। यानी अगर आपको रोकना पड़ना है तो पढ़ लें, रोक लें, उसको, ट्रेड को रोक लें। इन्वायरमेंट से कोई चीज़ नहीं है भाई ऊपर, इन्वायरमेंट सबसे पहली चीज़ है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आर्टिकल 10 एक्चुअली कंट्रीज को ये इख्तियार देता है कि तुम कारोबार या ट्रेड एक्टिविटी को रोको अगर उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारी आवाम, तुम्हारे जंगलात, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे कुदरती वसाइलों को नुकसान होता है। अब आर्टिकल 10 के ना दो अहम जो है ना वो हैं अपना सब क्लॉजेज हैं। एक है बी, ये बड़ा अहम है। सबसे बी क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ और हेल्थ। ये कहता है अगर एक कंट्री है
उसने अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई है। अगर उसको लगता है कि उसकी जो है ना, अगर ये नहीं करेगा तो अवाम या उसकी हेल्थ जो है या एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उनको नुकसान होगा। यानी इससे प्रोविज़न का मकसद ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड, अगर वो किसी की पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो तुमने उस ट्रेड को रोकना है। मिसाल के तौर पर एक कंट्री इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा सकता है। कौन सी इंपोर्ट? जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स हैं, हार्मफुल पेस्टिसाइड। यानी अगर कोई ऐसा फ्रूट है, मिसाल है किसी और मुल्क से हमारे यहाँ कोई वेजिटेबल या फ्रूट आता है, उसमें कोई जहरीले पेस्टिसाइड हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारी सेहत को नुकसान होगा, तो हम उसको पाबंदी लगाएंगे, ठीक है ना, ट्रेड नहीं होने देंगे। क्यों? कि भाई GATT का आर्टिकल 10 हमें ये इख्तियार देता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसे एनिमल्स या जानवर दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में लाए जा रहे हैं, आप किसी मुल्क से इंपोर्ट करवाते हैं और वो इन्फेक्टेड हैं, वो मरीज़ हैं, वो यहाँ पे आएंगे तो दूसरों को भी मरीज करेंगे और बीमारी फैलेगी, तो आपने उस इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी है। इसी तरीके से एक कंट्री में प्रोहिबिट द इंपोर्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैजर्डस वेस्ट दैट कुड हार्म ह्यूमन हेल्थ। यानी ऐसा केमिकल या ऐसा जो है ना वेस्ट जो बहुत ही खतरनाक है, जिससे इंसानी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, आपने उसकी इंपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगानी, यानी कारोबार नहीं होने देना उस चीज़ का अपने मुल्क में। इसी तरीके से एक कंट्री में रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ डिजीज्ड प्लांट्स टू प्रोटेक्ट लोकल क्रॉप्स। यानी आप ऐसे कोई बीज वगैरह या क्रॉप्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे आप अपने मुल्क में लगाने के लिए, लेकिन पता चलता है कि यार उनको वो बीमार हैं या उनको कीड़ा लगा हुआ है, अमरीकी सुंडी लगी हुई है, भाई उससे तो हमारे जो खेत ऑलरेडी हैं वो भी तबाह हो जाएंगे, तो भाई आपने उस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगानी है। तो ये हो गया आर्टिकल 10B। उसके बाद है आर्टिकल 10G। ये क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये कहता है भाई कंट्रीज़ को ऐसी मेजर्स लेनी चाहिए ताकि जो हमारी कुदरती वसाइल जो ऑलरेडी बेचारे ख़त्म होने को हैं, उनको हमने महफूज रखना है, उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको हमने बचाना है। जैसे आपके जंगलात हैं, जैसे आपके नायाब किस्म की जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना, इसके अलावा जानवर हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये जितने भी वसाइल हैं ना, कुदरती वसाइल दोस्तों, ये बड़े एग्जॉस्टेबल हैं, इनको हमने बड़ा इस्तेमाल किया है। तो कंट्रीज़ ने क्या करना है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रेड एक्टिविटी उसको उन्होंने रोकना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है दोस्तों, वो ये है कि एक कंट्री आर्टिकल 10G के ऊपर तभी अमल करेगा जब वो सेम एक्टिविटी अपने मुल्क में कर रहा हो। यानी अगर वो अपने मुल्क में अपने जानवरों या नेचुरल वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा तो वो किसी और मुल्क के ऊपर भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अब इसका एग्जांपल है लिमिटिंग कमर्शियल फिशिंग टू प्रोटेक्ट फिश पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब आपके समंदर के इर्द गिर्द दूसरे कंट्रीज़ जो है ना वो मछलियों की उसके ऊपर उसकी कमर्शियल फिशिंग करते हैं, तो आपने उसके ऊपर पाबंदी लगानी है ताकि भाई जो फ़िश की जो आबादकारी है, जो पॉपुलेशन है, उसको महफूज रखा जाए, उसको बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ रेयर जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर आपने पाबंदी लगानी है ताकि वो मज़ीद डिप्लीट ना हो, मज़ीद वो ख़त्म ना हो, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है कि ये आर्टिकल 10G है ना दोस्तों, ये तब आपने इस्तेमाल करना है जब आप खुद भी कर रहे हो। यानी आप अपने घर में जो है ना वो मछलियाँ खा रहे हैं, यानी कि उनको उन जो नेचुरल वसाइल हैं उनको जो है ना बड़े ज़ालिमाना तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं खींच के, और दूसरे मुल्कों पे पाबंदियाँ लगाते फिर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। इसी तरीके से रेगुलेट माइनिंग एक्टिविटीज़ टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ना, जो हमें उनको एक ही टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए हमने जो है ना आप इस आर्टिकल 10G का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन मैंने निकाला, ये देखो बड़ा सिंपल सा भाईजान। आर्टिकल 10B क्या कहता है? प्रोटेक्ट एनिमल। इसका मकसद ये है कि हर वो ट्रेड एक्टिविटी जिससे इंसान, जानवर, हेल्थ या लाइफ को या प्लांट को नुकसान पहुंचना है तो हमने आर्टिकल 10B का इस्तेमाल करना है। इसका ज़्यादा फोकस हेल्थ और सेफ्टी पे है। मिसाल के तौर पर बैन ऑन फूड कंटेनिंग डेंजरस पेस्टिसाइड, ऐसी खुराक, ऐसी चीज़ जिसमें पेस्टिसाइड है, उस तरह की कारोबार की एक्टिविटी के ऊपर आपने पाबंदी लगानी है। इसी तरीके से आर्टिकल 10G क्या कहता है? ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसका ज़्यादा फोकस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। इसका एग्जांपल ये है कि यार ऐसी चीज़ की एक्सपोर्ट नहीं करनी या इंपोर्ट नहीं करनी जिससे जो है ना आपकी जो फिशिंग है वो ख़त्म हो जाए, जो दरख्त हैं वो ख़त्म हो जाए, या जो साफ़ सुथरा पानी है वो ख़त्म हो जाए, ये जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कंडीशंस क्या हैं आर्टिकल 10 की?
आर्टिकल जो 10 है ना भाई, वे ये हर कंट्री बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेगा। ये नहीं है कि बाज़ औक़ात तो कुछ कंट्रीज़ क्या होते हैं ना, अगले मुल्क को ना टफ़ टाइम देने के लिए या उसका कारोबार रोकने के लिए उसके ऊपर एनवायरनमेंट के नाम पे ना वो पाबंदियाँ लगा देते हैं। ये नहीं करना आपने, ठीक है ना? यानी इस आर्टिकल का मिसयूज़ नहीं करना। अब इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल मेजर्स लेनी है जब आपके पास वो वैलिड रीज़न्स हो। मिसाल के तौर पर अगर आप जेनुइनली चाहते हैं कि भाई हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ है और आप जो है ना किसी मुल्कों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपकी उनके साथ दुश्मनी है और उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रखी है सिर्फ़ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है? और बाज़ औक़ात कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर। ये हरकत नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है ना? तो इस आर्टिकल 10 को डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने बिल्कुल दयानतदारी से ऊपर इसको इस्तेमाल करना है और यूज़ करना है। यानी ये एक पावर है कंट्रीज़ के पास कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट या कारोबार की एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, रोक सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस ताकत का आप लोगों ने मिसयूज़ नहीं करना। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूटीओ के अंदर एक और इदारा है, वो है कमेटी ऑन ट्रेड एनवायरनमेंट। ये 1995 में बनाई गई थी। इस कमेटी का बुनियादी मकसद ये है कि ट्रेड और एनवायरनमेंटल जो पॉलिसीज़ हैं उनको आपस में किस तरह हमने इंटरैक्ट करना है, यकजा करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह प्रमोट करना है। इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको किस तरह हमने इम्प्रूव करना है और साथ में इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी बहुत सारी हैं, उनके बीच में हमने किस तरह कोऑपरेशन को इंश्योर करना है और प्रमोट करना है। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूटीओ क्या करता है, मेंबर स्टेट्स को कहता है कि भाई जितनी भी मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर अमल करें जो ट्रेड से रिलेटेड हैं और साथ में जो एनवायरमेंटल मेजर्स हैं वो लें। मिसाल के तौर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सस्टेनेबल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ठीक है ना? यानी ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करती हैं, जो ख़त्म करने की करती हैं जो चीज़ें जिनका आप कारोबार करते हैं, तो उनका आपने एहतियात करना है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये इसके ऊपर भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना? इसके ऊपर अमल करना है अच्छे से, क्योंकि इस कन्वेंशन का मकसद यही है कि जो नायाब चीज़ें हैं, जानवर हैं या प्लांट्स हैं, जिनकी वैसे आबादी ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म होने को हैं, हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट है और क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब है पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट चेंज है वो तब्दील हो चुका है, जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसके पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करते हुए कारोबार करना है, ताकि हमारी कारोबार करने से जो दुनिया का क्लाइमेट चेंज है वो मज़ीद ख़राब ना हो। तो डब्ल्यूटीओ अटेम्प्ट टू इंश्योर दीज एग्रीमेंट्स ऑपरेट कंसिस्टेंटली विद द इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। वो ये कहते हैं कारोबार करें लेकिन साथ में इन एग्रीमेंट्स के ऊपर भी अमल करें, इन माहिदों को भी फॉलो करें, ताकि इन्वायरमेंट भी महफूज रहे और हम भी तरक्की करें। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो डब्ल्यूटीओ एंड इन्वायरमेंट। आप लोग बड़े परेशान थे इसके हवाले से, तो जनाब ये भी हमारा टॉपिक खैर से कवर हो गया। खुश रहें, आबाद रहें।